नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस पे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ भीष्म साहनी की लिखी कहानी चीफ की दावत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारियां मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपैया, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम भी बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छुपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर ना उनका और ना ही उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सुकड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का यहाँ आना जाना फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही वह अपने काम से निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें और मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें। और क्या? और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले? 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली वह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटों की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जाकर खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे से मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर से बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, जल्दी सोने ही जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं, जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी अधेड़-बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली, और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊ पहनकर
सामने आना, किसी दिन तुम्हारे खड़ा उठाकर बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात की तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथों में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती जी कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज का हो। श्यामनाथ को चिंता थी, अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं जिल्लत ना होना पड़े। माँ को सर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ। पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने के लिए चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो कोई भी कहे, अगर कहीं उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वूड़ियां हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो कि जेवर नहीं है, बस। इसमें पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका है तो कुछ बनकर ही आया हूं। नीरा लंडूरा तो नहीं लौटाया, जितना दिया है उससे दोगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती जी कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर से माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर से निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी, बेटा मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेंगे। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो क्या जवाब देंगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती हूँ। यह तो अमरीकी है, न जाने क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वही है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रॉ से बह रहे थे जिस रॉ से गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन भी पसंद आया था, कमरे की सजावट भी पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर से ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे वहां पर उतने ही दोस्ती परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी राव में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर
ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सर फिर से दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक आया था और मां के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि मां को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। मां को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में ही चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। मां हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने सारे लोगों को देखकर ऐसे घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। मां, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। मां ने झिझकते हुए अपने में समेटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। शामनाथ इस बात पर खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए मां के आगे किया। मां और भी घबरा उठी। मां, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में मां ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं मां, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ मां का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो मां, मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। मां कुछ बड़बड़ाई। मां कहती है, मैं ठीक हूं। कहो मां, हाउ डू यू डू। मां धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू। एक बार फिर से कह कहा हो उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में मां का हाथ अभी भी पकड़े हुए थे और मां सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी मां गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी मां गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सर हिलाते हुए मां को टकटकी बांधे देखने लगे। मां, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। मां धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह मां, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतनी रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उसकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। मां कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज से कहा, मां। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही ना उठता था। मां बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माई, हरियाणी बहनें, हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के मां चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। शामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया था।
तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों में दस्तकारी क्या है? शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर से पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती हैं? शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गईं और पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी को देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा के दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, उन्हें ऐसी ही फुलकारी बनाकर दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबकी नजर बचाते हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि माँ की आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक कर जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनकने की आवाजें आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने उन्हें अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हो गए कि क्या कहूँ। ओ अम्मी अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर से तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आईं। क्या कहा माँ, ये कौन सा राग तुमने फिर से छेड़ दिया? शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सको। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब
तेरी तरक्की कर देगा। क्या उसने ऐसा कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखते नहीं कितना खुश हो गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खुलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।